हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे अगस्त मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 1 हम डिस्कस करेंगे और जल्दी में इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आपके लिए लेके आऊंगी। और ये वीडियो आपको दोनों ही लैंग्वेज में मिलेगा, हिंदी इंग्लिश बायलिंगुअल मिलेगा। इसमें आपको क्वेश्चन ऑप्शन एंड कंटेंट जो है वो दोनों ही लैंग्वेज में मिलेगा और इसका कंप्लीट पीडीएफ आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं हमारा लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 3 आने के बाद। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अदर स्टूडेंट्स को चैनल का नाम जरूर बताएं। और आप लोग हमारे चैनल पे हमारे स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज भी देख सकते हैं। ये सीरीज मैंने 38 पार्ट में कवर की है, पार्ट 1 से लेके पार्ट 38 तक ये सीरीज है स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज, जो टॉपिक वाइज कवर की गई है डिफरेंट टॉपिक के साथ। काफी इंपॉर्टेंट है आपके सभी बैंक एग्जाम्स के लिए और साथ ही साथ इंटरव्यू के लिए भी, स्पेशली आरआरबी स्केल 2 एंड 3 के लिए। और आप लोग मेरे ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, हिमानी बिस ब्लॉग। और आरबीआई सर्कुलर लास्ट 6 मंथ काफी इंपॉर्टेंट है, जनवरी से जून तक का, ये भी हमारे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। लास्ट 6 मंथ आरबीआई सर्कुलर जनवरी टू जून। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, आरबीआई हैज सेट द डेडलाइन फॉर कार्ड टोकनाइजेशन टू डैश। तो आरबीआई ने कार्ड टोकनाइजेशन की समय सीमा डैश निर्धारित की है। कब तक की है ये क्वेश्चन में पूछा गया है, तो वो की है 1 अक्टूबर 2022। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1 अक्टूबर 2022 इज द राइट आंसर। इन अ सर्कुलर इश्यूड द आरबीआई इंस्ट्रक्टेड ऑल पार्टीज असाइड फ्रॉम कार्ड नेटवर्क्स एंड कार्ड इश्यूअर्स to delete all previously stored card on file data by October 1st 2022। यानी कि आरबीआई ने एक सर्कुलर में आरबीआई ने सभी पक्षों को कार्ड नेटवर्क और कार्ड जारी करने वालों को छोड़कर 1 अक्टूबर 2022 तक सभी पहले से संग्रहित कार्ड ऑन फाइल, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, कार्ड ऑन फाइल डेटा जो है उसको हटाने का निर्देश दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ कि जो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देती हूँ कंटेंट में, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंटेंट से भी। तो इसलिए आपने कंटेंट को वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके जरूर पढ़ना है, लाइन बाय लाइन अपने कंटेंट, जो लैंग्वेज जिसको सुटेबल है, हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, दोनों ही लैंग्वेज में आपको कंटेंट मिला है। आप दोनों ही लैंग्वेज में जिसको जो सुटेबल है वो पढ़ सकता है, इसलिए आपने कंटेंट को जरूर पढ़ना है। क्योंकि जो लास्ट ईयर जो प्रीवियस बैंक एग्जाम हुए थे उनमें काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे कंटेंट से, तो आपने कंटेंट इसलिए जरूर पढ़ना है क्योंकि इस बार भी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन कंटेंट से। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, द आरबीआई हैज ग्रांटेड द रेस्पाइट इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट अ स्मूथ ट्रांजिशन टू अ डिफरेंट पेमेंट सिस्टम। इन एडिशन द मर्चेंट एंड इट्स पीए इन्वॉल्व इन द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में कीप द डेटा फॉर अ मैक्सिमम ऑफ T+4 days और until the settlement data whichever comes first aside from the card issuer and the card network। यानी कि कार्ड टोकनाइजेशन प्रणाली के तहत बैंकों को यह डेटा ट्रांजैक्शन के तुरंत बाद डिलीट करना पड़ जाता था। एक्वायरिंग बैंक उन्हें कहा जाता है और जो दुकानदार के खाते में ग्राहक की ओर से पैसा जमा करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अलाउड इनवॉइसिंग एंड पेमेंट्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडियन रुपी इन अगस्त 2022। यानी कि निम्नलिखित में से किसने अगस्त 2022 में भारतीय रुपये में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए चालान और भुगतान की अनुमति दी है, तो वो दी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। आरबीआई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो भगवत किसानराव करट, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, इन्फॉर्म द राज्यसभा that the Reserve Bank of India has permitted foreign trade invoices and payments to be made in the Indian rupee। तो क्या बोला गया है कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भगवत किसानराव कराड़ ने राज्यसभा को सूचित किया कि आरबीआई ने विदेशी व्यापार और चालान और भुगतान भारतीय रुपये में करने की अनुमति दी है। तो इंडियन रुपये में ये जो है पेमेंट किया जाएगा, जो पेमेंट है इंडियन रुपए में किया जाएगा। कौन सा पेमेंट है ये, जो परमिटेड फॉरेन ट्रेड इनवॉइसेस एंड पेमेंट टू बी मेड इन द इंडियन रुपी, यानी कि विदेशी व्यापार चालान और भुगतान जो है वो भारतीय रुपये में करने की अनुमति दी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने।
नेक्स्ट पॉइंट है बाय मीन्स ऑफ अ सर्कुलर टाइटल इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट इन इंडियन रुपीज दैट वाज पब्लिश्ड ऑन जुलाई 11 2022 द सेंट्रल बैंक हैज परमिटेड पेमेंट्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड इन द इंडियन करेंसी। तो क्या बोला गया है कि भारतीय रुपये में अंतरराष्ट्रीय व्यापार निपटान शीर्षक वाले एक परिपत्र के माध्यम से जिसे 11 जुलाई 2022 को प्रकाशित किया गया था, केंद्रीय बैंक ने भारतीय मुद्रा में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए भुगतान की अनुमति दी है। और हमारे अभी करंट में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस कौन है, इनका क्या नाम है, भागवत किसान राव कराड़। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स FI इंडेक्स ऑफ RBI इन मार्च 2022 वाज रिकॉर्डेड एट डैश। तो क्या बोला गया है, इसको FI इंडेक्स भी पढ़ेंगे शॉर्ट में, ठीक है, कि मार्च 2022 में RBI का वित्तीय समावेशन सूचकांक FI इंडेक्स डैश दर्ज किया गया था। कितना किया गया था, तो किया गया था 56.4। राइट आंसर है 56.4। The Reserve Bank of India Composite Financial Inclusion Index FI index capturing the extent of financial inclusion across the country rose to 56.4 in March 2022, showing growth across parameters। तो RBI का समग्र वित्तीय समावेशन सूचकांक FI सूचकांक मार्च 2022 में बढ़कर 56.4 हो गया, जो सभी मापदंडों में वृद्धि दर्शाता है। इसी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, आप इसको देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज रिसेंटली इंक्ड एन MOU विद डेलॉयट इंडिया टू अचीव द टारगेट ऑफ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो क्या पूछा गया है कि $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हाल ही में किस राज्य ने डेलॉयट इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो वो किए हैं उत्तर प्रदेश ने। किस स्टेट ने किए हैं, उत्तर प्रदेश ने किए हैं $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डेलॉयट इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज साइंड एन MOU विद डेलॉयट इंडिया अपॉइंटिंग इट एज अ कंसल्टेंट फॉर अचीविंग द टारगेट ऑफ लिफ्टिंग द स्टेट्स इकोनॉमी टू $1 ट्रिलियन। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने डेलॉयट इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसे राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक लाभ उठाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वर्ल्ड बैंक क्लियर्ड $डैश लोन फॉर PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। तो विश्व बैंक ने PM आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के लिए $डैश ऋण को मंजूरी दी है। कितने $डॉलर को दी है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वो दी है $1 बिलियन। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, $1 बिलियन। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया इन्फॉर्म द राज्यसभा दैट द वर्ल्ड बैंक हैड ग्रांटेड ए लोन ऑफ $1 बिलियन टू फंड इंडियाज फ्लैगशिप PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, यानी कि PMABHIM का शॉर्ट फॉर्म है। तो क्या बोला गया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राज्यसभा को सूचित किया कि विश्व बैंक ने भारत के प्रमुख PM आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन को निधि देने के लिए $1 बिलियन का ऋण दिया था। इसी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख सकते हैं। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर कौन है अभी, मनसुख मंडाविया। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट टाइटल डिजिटल बैंक्स रिलीज्ड बाय नीति आयोग UPI ट्रांजैक्शन हैव सरपास्ड डैश इन वैल्यू, यानी कि नीति आयोग द्वारा जारी डिजिटल बैंक शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार UPI लेन देन मूल्य में डैश से अधिक हो गए। कितना हो गया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कितना हो गया है, 4 ट्रिलियन रुपीस। कितना हो गया है, 4 ट्रिलियन रुपीस हो गया है। तो UPI was launched in 2016 and has become a bellwether real-time payment system clocking ₹4 ट्रिलियन in value transaction till date, यानी कि UPI को 2016 में लॉन्च किया गया था और यह 4 ट्रिलियन रुपये का मूल्य का एक बेलवेदेर रियल टाइम भुगतान प्रणाली बन गया है। कौन सा, UPI। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च्ड इन 2014 हैज विटनेस्ड 420 मिलियन बैंक अकाउंट्स ओपन टिल डेट। क्या बोला गया है कि 2014 में शुरू की गई प्रधानमंत्री जनधन योजना में 420 मिलियन बैंक खाते खोले गए हैं। ये इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं कभी भी कि कितने ट्रिलियन खोला गया है।
सॉरी कितने मिलियन, तो 420 मिलियन बैंक खाते खोले गए हैं। 420 मिलियन बैंक अकाउंट्स ओपन टिल डेट, किसमें, पीएमजेडीवाई यानी कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो है वो 420 मिलियन बैंक खाते खोले गए हैं। चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई हैज डिसाइडेड टू क्रिएट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड 4-tier रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर डैश। तो आरबीआई ने डैश के लिए एक सीधा 4 स्तरीय नियामक ढांचा बनाने का निर्णय लिया है। राइट आंसर क्या है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इज द राइट आंसर। तो क्या बोला गया है इसमें, इन ऑर्डर टू इंप्रूव द फाइनेंशियल soundness of urban cooperative bank, the RBI has decided to create a straightforward 4-tier regulatory framework. A panel of experts led by former RBI Deputy Governor N.S. Viswanathan had presented a number of suggestions for improving UCBs. क्या बोला गया है कि जो शहरी सहकारी बैंकों की वित्तीय सदृढ़ता यानी कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में वित्तीय सदृढ़ता यानी कि फाइनेंशियल साउंडनेस के इसमें सुधार के लिए आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए विभेदित नियामक नुस्खे के साथ एक सरल 4 स्तरीय नियामक ढांचा अपनाने का फैसला लिया है। किसने लिया है ये, आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। इसी के रिगार्डिंग आपको अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसवीसी कोऑपरेटिव बैंक हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू इंप्रूव द फ्लो ऑफ क्रेडिट टू एमएसएमई इन अगस्त 2022। यानी कि एसवीसी सहकारी बैंक में ने अगस्त 2022 में एमएसएमई को ऋण के प्रवाह में सुधार के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता किया है, तो वो किया है सिडबी के साथ। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सिडबी इज द राइट आंसर। To increase the flow of loans to MSME, the SVC Cooperative Bank and the Small Industries Development Bank of India यानी कि SIDBI have reached an agreement. Ashish Singhal, MD of SVC Bank and Sanjeev Gupta, GM of SIDBI, inked to deal for more than 115 years. SVC Bank has acted as a reliable partner for MSME. क्या बोला गया है कि भारत के अग्रणी सहकारी बैंकों में से एक एसवीसी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और भारत में सिडबी यानी कि एमएसएमई और सिडबी के लिए देश की शीर्ष वित्तीय संस्था सिडबी ने करार ज्ञापन का निष्पादन कर भागीदारी की घोषणा की है। ये इसमें इस कंटेंट में आपको बोला गया है। यानी कि एसवीसी सहकारी बैंक ने अगस्त 2022 में एमएसएमई को ऋण के प्रवाह में सुधार के लिए सिडबी के साथ समझौता किया है। एमएसएमई ने किसके लिए किया है, तो वो किया है सिडबी के साथ समझौता किया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which Indian firm is the top ranked company in the 2022 Fortune Global 500 list among other Indian corporates? तो अन्य भारतीय कॉर्पोरेट्स में कौन सी भारतीय फर्म 2022 फॉर्चून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष स्थान पर है, तो वो है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इंडियन स्टैट्यूटरी इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन LIC हैज ब्रोकन इनटू द लेटेस्ट फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट। तो हाल ही में सूचीबद्ध जीवन बीमा निगम फॉर्चून ग्लोबल 500 की ताजा सूची में शामिल है। वहीं इस सूची में रिलायंस इंडस्ट्री ने 51 स्थान की छलांग लगाई है। वहीं LIC 97.26 अरब डॉलर के राजस्व और 55.38 करोड़ डॉलर के लाभ के साथ देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है। कौन सी, LIC। इसी के रिगार्डिंग आपको अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट भी दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोला गया है, द नेशन बिगेस्ट लाइफ इंश्योरर विद रेवेन्यू ऑफ 97.26 बिलियन $, एंड प्रॉफिट ऑफ 553.8 million $, was ranked 98 on the just released Fortune 500 list। तो क्या बोला गया है कि हाल ही में जो फॉर्चून 500 सूची में LIC को कौन सा स्थान मिला है, 98वां यानी कि 98वां स्थान मिला है। ये सूची में LIC का पहला आउटिंग है जो सूचीबद्ध कंपनियों को बिक्री के आधार पर रैंक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
Ministry of Commerce and Industry, the number of startups in India as recognized by the DPIIT has crossed a landmark milestone of dash। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त भारत में स्टार्टअप्स की संख्या ने डैश का एक मील का पत्थर पार कर लिया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 75,000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल हैज अनाउंस्ड दैट इंडिया हैज अचीव्ड a landmark milestone wherein 75,000 startups have been recognized in the country। The Department of Promotion of Industry and Internal Trade यानी कि DPIIT has recognized more than 75,000 startups, a milestone which coincide with the 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज घोषणा की कि भारत ने एक अहम पड़ाव हासिल कर लिया है, जिसके मद्देनजर देश में 75,000 से अधिक स्टार्टअप्स को मान्य किया गया है। और इसी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इस पॉइंट में क्या बोला गया है कि स्टार्टअप्स इंडिया प्रोग्राम व्हिच वाज प्राइमरली सेट अप टू प्रोवाइड एन इनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर द स्टार्टअप्स हैज टुडे इवॉल्व इनटू द लॉन्च पैड फॉर देम। यानी कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने 75,000 से अधिक स्टार्टअप्स को मान्यता प्रदान की है, जो आजादी के 75 वर्ष होने के क्रम में मील का एक पत्थर है। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following state topped in utilization of agriculture infrastructure funds in financial year 2022? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वित्त वर्ष 2021-22 में कृषि अवसंरचना निधि के उपयोग में शीर्ष पर है? तो वो है आंध्र प्रदेश। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो व्हेन इट कम्स टू यूजिंग कैश फॉर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, आंध्र प्रदेश कम्स आउट ऑन टॉप एग्री इंफ्रा फंड बाय प्लेसिंग a strong emphasis on infrastructure development at the farm gate. It has become the best state। यानी कि कृषि अवसंरचना कोष के उपयोग में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है। फार्म गेट पर बुनियादी ढांचे के विकास पर बहुत जोर देकर यह सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में उभरा है। इसी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिया गया है। एट ए सेरेमनी इन न्यू दिल्ली, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर प्रेजेंटेड बी श्रीनिवास राव, सीईओ ऑफ स्टेट रायसू बजाज, विद द award for the best state in the nation in terms of utilizing agri funds in the fiscal year 2022। यानी कि केंद्रीय कृषि और परिवार कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वित्तीय वर्ष 2022 में कृषि निधि के उपयोग में देश के सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राज्य रायतू बाजार के सीईओ बी श्रीनिवास राव को प्रदान किया है। और वर्तमान में हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीएफओ ऑफ द फिनटेक स्टार्टअप भारत पे? तो फिनटेक स्टार्टअप भारत पे के नए सीएफओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है नलिन नेगी। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? नलिन नेगी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Nalin Negi has been appointed as the new CFO यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ फिनटेक स्टार्टअप भारत पे। Earlier he was the CFO of credit card issuer SBI Card. In this new role, Nalin Negi will be working towards making the company's EBITDA positive by March 2023 and leading the financial readiness for the company, which is getting ready for an initial public offering। तो फिनटेक प्लेटफॉर्म भारत पे ने कहा कि उसने SBI कार्ड के पूर्व CFO नलिन नेगी को अपना नया मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है और भारत पे अपनी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की तैयारी कर रहा है। EBITDA stands for earnings before interest, taxes, depreciation and amortization. He will report to सुहेल समीर, CEO भारत पे, एंड वर्क क्लोजली विद द बोर्ड ऑफ भारत पे। यानी कि अपनी नई भूमिका में नलिन नेगी ने भारत पे के लिए वित्त कार्य का प्रभार संभालेंगे और मार्च 2023 तक कंपनी EBITDA को सकारात्मक बनाने की दिशा में काम करेंगे। चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक? तो निम्नलिखित में से किसे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है?
तो वो है इंद्रजीत समोत्रा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर इसका हो जाएगा इंद्रजीत कमोत्रा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड हैज अपॉइंटेड इंद्रजीत कमोत्रा एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ बैंक. A senior banker with over 25 years of experience across India, Kamotra held various leadership positions at Standard Chartered Bank. तो क्या बोला गया है कि यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने इंद्रजीत कमोत्रा को बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया है और भारत भर में 25 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ एक वरिष्ठ बैंकर कमोत्रा ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में विभिन्न नेतृत्व पदों पर कार्य किया है। किसने? इंद्रजीत कमोत्रा। इसी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप उसको देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इम्पोज्ड अ फाइन ऑफ ₹32 लाख ऑन विच बैंक फॉर ब्रीच ऑफ डायरेक्शंस ऑन क्लासिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड्स. तो आरबीआई ने धोखाधड़ी के वर्गीकरण और रिपोर्टिंग पर निर्देशों के उल्लंघन के लिए किस बैंक पर 32 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो वो लगाया है इंडियन बैंक पर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन बैंक इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. In accordance with paragraph 3.2.6 of Reserve Bank of India fraud classification and reporting, the Reserve Bank of India fined the Indian bank a total of ₹32 lakh only for failing to submit a flash report for frauds involving amounts of at least ₹5 crore to the RBI as required by Section 47A of the Banking Regulation Act 1949. तो क्या बोला गया है इसमें कि आरबीआई के पैरा 3.2.6 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंक पर कुल कितने रुपए कम से कम बैंकिंग नियम अधिनियम 1949 की धारा 47A के अनुसार आरबीआई को 5 करोड़ रुपए लगाए हैं. राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इंडियन बैंक इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. पूछा गया है कि आरबीआई ने धोखाधड़ी के वर्गीकरण और रिपोर्टिंग पर निर्देशों के उल्लंघन के लिए किस बैंक पर 32 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो वो लगाया है इंडियन बैंक पर. चलेंगे नेक्स्ट पे. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ए पंचमुत योजना स्कीम विद एन एम टू डबल फार्मर्स इनकम. तो निम्नलिखित में से किस राज्य ने किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से पंचमुत योजना शुरू की है? तो वो की है उत्तर प्रदेश ने. राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अनाउंस दैट द चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ पंचमुत योजना will help to achieve the goal of doubling farmers' income through the introduction of cost-effective technical measures and the promotions of the co-cropping method. तो उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पंचामृत योजना लागत प्रभाव तकनीकी उपायों की शुरुआत और सह फसल पद्धति को बढ़ावा देने के माध्यम से किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी. इसी के रिगार्डिंग दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपको दिया गया है, आप देख सकते हैं. हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्केट रेगुलेटर्स एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी हैज इम्पोज्ड ए पेनल्टी ऑफ ₹7 करोड़ इन द डार्क फाइबर केस ऑन विच स्टॉक एक्सचेंज. तो बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने किस स्टॉक एक्सचेंज पर डार्क फाइबर मामले में 7 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो वो लगाया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड पर. Market Regulator Securities and Exchange Board of India SEBI has imposed penalty of ₹7 crore on the National Stock Exchange and ₹5 crore on former MD and CEO Chitra Ramakrishna in the dark fiber case. तो क्या बोला गया है कि बाजार नियामक प्रतिभूति यानी सेबी ने डार्क फाइबर मामले में एनएससी पर 7 करोड़ रुपए और पूर्व एमडी और सीईओ चित्रा रामकृष्ण पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कितना लगाया है एमडीसीओ पर? तो वो लगाया है 5 करोड़ रुपए का. क्या नाम है उनका? चित्रा रामकृष्णन. तो इन दिस केस द टोटल ऑफ 18 एंटिटीज रिसीव्ड पेनल्टीज. तो कुल 18 संस्थाओं को दंड मिला है. द केस रिलेट्स टू द एलिगेड डिफरेंशियली एक्सेस गिवन टू सर्टेन ब्रोकिंग फर्म्स इन द फॉर्म ऑफ डार्क फाइबर एट एनएससी टू कनेक्ट अक्रॉस द कोलोकेशन फैसिलिटी बिफोर अदर मेंबर्स. तो क्या बोला गया है
कि एनएससी में डार्क फाइबर के रूप में कुछ ब्रोकिंग फर्मों को अन्य सदस्यों के सामने कोलोकेशन सुविधाओं से जुड़ने के लिए कथित अंतर पहुंच से संबंधित है। बात कर लेते हैं सेबी की। तो सेबी वाज गिवन स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन इन 1992 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द नरसिम्हन कमेटी। ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी कभी-कभी पूछ लिया जाता है कि किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर सेबी का जो सेबी बनाई गई है। तो सेबी बनाया गया है नरसिम्हन कमेटी के रिकमेंडेशन पर इन 1992। तो इसी के साथ ही हमने अपना अगस्त मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 1 कवर किया है और जल्दी मैं इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आपके लिए लेके आऊंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज वीडियो को देखें जरूर और अदर स्टूडेंट्स को चैनल का नाम जरूर बताएं और लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, इन सभी के लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाले अदर इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।